हेलो फ्रेंड्स, दिस एकता एंड वेलकम बैक टू आद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी 4.0 के लिए मुगल काल। ठीक है, मुगल काल में हम पढ़ेंगे आज बाबर का इतिहास। ठीक है, जो बाबर था जिसका शासन काल रहा था 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक, इसका हम आज इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 1526 से लेकर के 1530 तक इसका शासन काल रहा है। तो इसके बारे में जितनी भी चीजें हैं, इसने कितने युद्ध लड़े, कौन कौन से युद्ध लड़े, कहाँ पर लड़े, किस किस से लड़े, उन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबर का जो इतिहास है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो बाबर था, तैमूर जो था, तैमूर की मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था। उन्हीं राज्य वंशों में से एक मुगल था। ठीक है, उन्हीं राज्य वंशों में से कौन था? एक मुगल। जो कौन था? बाबर। ठीक है, मुगल जो काल स्टार्ट होता है वो बाबर से स्टार्ट होता है। पहला जो शासन करता है मुगल मुगल जो शासक होता है वो होता है बाबर। उसके बाद होता है हुमायूं। हुमायूं के बाद आता है अकबर। अकबर के बाद आता है जहांगीर, और जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद आता है बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये हो गई छोटी सी एक जानकारी। हम आज इसमें जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हम इसमें पढ़ेंगे बाबर के बारे में। बाबर का जो पूरा नाम होता है वो होता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका पूरा नाम होता है। इसने जो शासन किया था वो किया था 1526 से लेकर के 1530 तक। 1526 से लेकर के 1530 तक इसका शासनकाल रहता है। मुगल वंश का जो संस्थापक होता है वो होता है बाबर। बाबर को क्या कहा जाता है? तो बाबर को मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। इसका जो वास्तविक नाम अभी बताया था, जो बाबर का जो पूरा नाम है वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका पूरा नाम था, वास्तविक नाम। बाबर का जो तुर्की भाषा में अर्थ होता है वो होता है बाघ। ठीक है, बाबर का तुर्की भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है बाघ। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम एवं निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया था। बाबर का अर्थ मैंने बता दिया। तुर्की भाषा में जो बाबर को बोला जाता है वो बोला जाता है बाघ। ठीक है, तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ। बाबर का जो जन्म होता है वो होता है 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में होता है। कहाँ पर होता है? 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में बाबर का जन्म होता है। जो प्रेजेंट में वर्तमान में है वो कहाँ पर है? तो उज्बेकिस्तान में ये अभी प्रेजेंट में है। फरगना कहाँ पर है? अभी है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, बाबर के जो पिता का नाम है वो उमर शेख मिर्जा थे। ठीक है, बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। ये तैमूर वंशज थे। ठीक है, और जो माता का नाम था कुतुलु बनिगार खान था। ये मंगोल वंशज थी, जो चंगेज खां की वंशज थी। ठीक है, मंगोल वंशज हैं इनकी माता। जो किसकी वंशज थी? तो ये थी चंगोल खां की, सॉरी चंगेज खां की ये वंशज थी। इसलिए जो बाबर है तुर्कों और मंगोल दोनों के रक्त का मिश्रण है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें हम। बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से 11 वर्ष की आयु में 1449 ईस्वी में फरगना का शासक बना। देखिए, जो याद करने वाली बात है, जो बाबर का जो जन्म है वो कब होता है? तो 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में होता है। वर्तमान में फरगना कहाँ पर है? तो वर्तमान में जो फरगना है उज्बेकिस्तान में है। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है और माता का नाम कुतुलु बिन निगार खान है। ठीक है,
अब ये जो बाबर है ये 11 वर्ष की आयु में 1449 ईस्वी में फरगना का शासक बनता है अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से, ठीक है, और मिर्जा की उपाधि को धारण करता है। बाबर ने 1501 में समरकंद जीत लिया, किंतु यह जीत केवल 8 महीने ही रही। बाबर ने 1501 में सबसे पहले क्या जीता? समरकंद जीता, और ये जो जीत थी वो केवल 8 महीने ही रही। बाबर ने काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया। 1507 ईस्वी में इसने मिर्जा की उपाधि को त्याग दिया, बादशाह की उपाधि को धारण किया। 1507 ईस्वी में बाबर ने मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि को धारण किया था, ठीक है। बाबर ने जिस नए वंश की स्थापना की उसका जो नाम था वो था चगताई तुर्क। बाबर को भारत की ओर आक्रमण करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा कि इस जो उसके पड़ोस के शासक उससे हमेशा युद्ध करते रहते थे, उसके जो पड़ोस के शासक थे वो हमेशा उससे युद्ध करते रहते थे, इसलिए उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आगे बात करें, बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया। बाबर ने जो पानीपत का युद्ध होता है उससे पहले भारत पर वो 4 बार आक्रमण कर चुका था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है उसका भारत पर 5वां आक्रमण होता है। भारत पर कौन सा आक्रमण होता है? तो 5वां आक्रमण होता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है उससे पहले यह भारत पर 4 आक्रमण कर चुका था। 1519 ईस्वी में बाबर ने पहला बागौर अभियान किया था। उसी आक्रमण में ही उसने भेड़ा के किला को जीत लिया। बाबर ने इस किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम बारूद और तोप का प्रयोग किया था। क्वेश्चन आए कि बाबर ने सर्वप्रथम बारूद और तोप का प्रयोग कौन से किले को जीतने के लिए किया था? तो जो भेड़ा का किला है, भेड़ा का किला, उसको जीतने के लिए बाबर ने सर्वप्रथम बारूद और तोपों का प्रयोग किया था। आगे बात करें, पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी तथा राणा सांगा ने दिया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है जो कि भारत पर उसके आक्रमण करने का पांचवा आक्रमण था, उस युद्ध में जो निमंत्रण बाबर को देता है वो कौन देता है? भारत से पंजाब का सूबेदार दौलत खां, इब्राहिम लोधी, उसके चाचा आलम खां, ठीक है, और राणा सांगा, इन लोगों ने उसको निमंत्रण दिया था पानीपत के युद्ध के लिए। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुगलमा अर्धचंद्राकार नीति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, रूसी विधि जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग किया और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है इसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी था जो युद्ध में मारा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है वो होता है 1526 में, ठीक है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें ये युद्ध जो होता है किसके मध्य होता है? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। इसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। भारत में तोप का प्रयोग पहली बार बाबर ने ही किया था। अभी बताया था भेड़ा का किला जीता था, तब उसने भारत में पहली बार तोप का प्रयोग किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोप खाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक 2 तुर्की अधिकारियों ने किया।
तोगलमा नीति को अर्धचंद्राकार नीति भी कहते हैं। इस नीति की सफलता का मुख्य स्रोत जो है तोपों की उपस्थिति था। पानीपत का युद्ध परिणाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। फलस्वरूप इस युद्ध में भारत के भाग्य नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। अब देखिए, जो याद करने की ट्रिक है, पानीपत के युद्ध जितने भी हुए हैं उन उनको याद करने की जो ट्रिक है, ये खान सर के जो नोट्स हैं वो नोट, ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर इसको फॉलो करके पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको जो याद करने की ट्रिक है, पान खा चांद के घर। पान मतलब पानीपत, ठीक है। पान मतलब पानीपत किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी, ठीक है। 1526 में बाबर का जो प्रथम युद्ध होता है ये किसके मध्य होता है? पानीपत में, तो इब्राहिम लोदी के मध्य, ठीक है। दूसरा है पान हो गया आपका है क्या है? खा। ये होता है खानवा में। किसके मध्य होता है? तो होता है राणा सांगा और बाबर के मध्य, ठीक है। बाबर के ये युद्ध हैं, ये किस किस के मध्य होते हैं? ठीक है, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय और अफगान सेना के मध्य उसने 4 युद्ध लड़े। पहला युद्ध होता है पानीपत का 1526 में, ठीक है। किसके मध्य? इब्राहिम लोदी के मध्य। खासे होता है खानवा का युद्ध, ये किसके मध्य होता है? राणा सांगा के मध्य 1527 में। चांद का मतलब चंदेरी, ठीक है। चंदेरी का युद्ध जो होता है ये होता है मेदिनी राय के साथ 1528 में। और 1529 में होता है घाघरा का युद्ध अफगान सेना के साथ, ठीक है। बाबर का जो पसंदीदा जो शहर था वो था काबुल। बाबर का जो पसंदीदा शहर था, जो उसको पसंद था, वो कौन सा शहर था? तो वो काबुल था। पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का दिया था। प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था और उसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। कलंदर को बोला जाता है दानी, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। पानीपत का जब प्रथम युद्ध होता है तब उसने निर्णय ये नहीं किया था कि वो स्थायी रूप से भारत में रहेगा, लेकिन वो बाद में निर्णय करता है कि अब वो स्थायी रूप से भारत में रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, जैसे ही बाबर ने भारत में रहने का योजना बनाया तो राणा सांगा ने विरोध कर दिया। 1527 में खानवा, उसने पानीपत के युद्ध के बाद उसने ये वो योजना बनाई कि भारत में रहने की, तो इसका जो विरोध किया वो राणा सांगा ने किया। 1527 में राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है खानवा में, जो आगरा के समीप है। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी, आलम लोदी और चंदेरी के राजा मेदिनी राय थे। सबकी सेना आगरा आई और उसके बाद संयुक्त सेना खानवा के मैदान में आ गई। बाबर का मुकाबला इन चारों से था। इनकी संयुक्त सेना का मुकाबला बाबर के बस की नहीं थी। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाले तमगा नामक टैक्स को खत्म कर दिया था। बाबर को हर हाल में यह युद्ध जीतना ही था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द, धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक लगा दिया। बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि मतलब होता है युद्ध का विजेता। आगे बात करें,
इसी युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में अब स्थायी रूप से रहेगा। 1528 के चंदेरी, जो एमपी का ग्वालियर क्षेत्र है, उसके युद्ध में उसने मेदिनी राय को भी पराजित किया। 1529 में उसने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसका जो नेतृत्व है वो महमूद लोदी ने किया था, किंतु बाबर ने अफगानों को पूर्णतः सफाया नहीं किया था। उसने क्या गलती कर दी कि बाबर ने अफगानों का पूरी तरह से सफाया खात्मा नहीं किया। यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए थे। हुमायूं है जो बाबर का पुत्र है। बाबर के 4 पुत्र थे, ठीक है। बाबर के 4 पुत्र थे, कमरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। हुमायूं को इन्होंने बादशाह बनाया था। तो आगे बात करें, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। जो आराम बाग है आगरा में, वो किसने बनवाया था? तो बाबर ने ही बनवाया था। लेकिन जो बाबर था उसकी इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए, क्योंकि उसका वो पसंदीदा शहर था। लेकिन बाद में अकबर ने उसको बाबर को काबुल में स्थानांतरित कर दिया था, उसकी कब्र को। अकबर के समय इसके कब्र को आगरा से काबुल स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में ही दफनाया जाए। बाबर 4 बाग शैली में आगरा में आराम बाग नामक बगीचा बनवाया था। इसमें नदी तथा नहरों द्वारा पानी देने की व्यवस्था थी। बाबर ने मुबइयान नामक एक पद शैली का विकास किया। बाबर को 4 बाग शैली का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आए कि बाबर को चार बाग शैली का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? तो बाबर को। ये थी आपकी 4 बाग शैली। देखिए, ये 4 बाग शैली थी आपकी, ठीक है। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस मस्जिद का जो वास्तुकार वो था मीर वाकी, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में है, यह कहता है कि उसने जिस वक्त भारत पर आक्रमण किया, उस वक्त भारत में 5 मुस्लिम राज्य तथा 2 हिंदू राज्य थे। मुस्लिम राज्य में दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी, बंगाल और हिंदू राज्य में मेवाड़ और विजयनगर था। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। बाबर ने इन्हें उस वक्त का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है, जो तुर्की भाषा में है। अब्दुल रहीम खाने खाना ने अकबर के कहने पर इसका फारसी अनुवाद किया। इसकी फारसी अनुवाद ही बाबरनामा कहलाता है। बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा जो पुत्र था हुमायूं था। बाबर अपने जीवन काल में ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इनके 4 पुत्र थे, कमरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए यहीं तक। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम हुमायूं के बारे में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।